आपका आज फिर से स्वागत है। एक नए विषय के साथ हम आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं और आज हम लोग जानेंगे। प्रतिदिन हम एक नया कार्य करते हैं और उस कार्य को करने के लिए हमको एक तिथि की ज़रूरत होती है कि हम किस तिथि में अच्छा कार्य करें, और बहुत बार निर्णय लेने में हमें असुविधा होती है। तो आज एक बहुत ज़बरदस्त और सरल सा सूत्र मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ, जिसकी सुविधा से आप जान सकते हैं कि कौन सा तिथि किसी कार्य को करने के लिए अच्छी हो सकती है। तिथियों का एक कैटेगराइजेशन है, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा के रूप में। कौन कौन सी तिथियां नंदा हैं, कौन कौन सी तिथियां भद्रा हैं, कौन कौन सी तिथियां जया हैं, कौन कौन सी तिथियां रिक्ता हैं, कौन कौन सी तिथियां पूर्णा हैं, उनका क्या फल है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुभाशुभ तिथि का ज्ञान। तिथियों के बारे में पहले ही हम विस्तार से सब कुछ जान चुके हैं। अब हम लोग सीधे विषय पर आते हैं। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए, चाहे दुकान खोलना हो, चाहे किसी परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप करना हो, अथवा हम जीवन में कोई नया कार्य प्रारंभ करने जा रहे हों, तो अपने प्रतिदिन के डेली लाइफ में, अपने प्रतिदिन के दैनिक व्यवहार में, दैनिक जीवन में किसी शुभ कार्य को करने के लिए हम एक अच्छी तिथि का चयन कैसे करें, उसके लिए सामान्य और बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। उसी पर चर्चा हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए जो 30 तिथियां हैं उनका वर्गीकरण 5 तरीके से किया गया है, और उन वर्गीकरणों के नाम हैं नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। किन तिथियों को नंदा कहा जाए, किन तिथियों को भद्रा कहा जाए, कौन सी तिथियां जया हैं, इसके बारे में हम भी जानते हैं। नंदा तिथियां हैं प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी। दोनों ही पक्षों की, अर्थात कृष्ण पक्ष की भी और शुक्ल पक्ष की भी, दोनों ही पक्षों की प्रतिपदा तिथि, षष्ठी तिथि और एकादशी तिथि को नंदा तिथि कहते हैं। इसी प्रकार दोनों ही पक्षों की द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथि भद्रा तिथियां हैं। इसी प्रकार दोनों ही पक्षों की तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी तिथि जया तिथियां हैं। इसी प्रकार दोनों ही पक्षों की चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथियां रिक्ता तिथियां कही जाती हैं। इसी प्रकार से दोनों ही पक्षों की पंचमी, दशमी और पूर्णिमा तिथि पूर्णा तिथियां कही जाती हैं। अब शुभाशुभ का निर्णय कैसे हो, इनकी सहायता से कौन सी तिथियां शुभ हैं, कौन सी अशुभ हैं, इसका निर्णय कैसे हो, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, शुक्ल पक्ष में 15 तिथियां होंगी। इनका 5-5 का ग्रुप बना लीजिए। प्रतिपदा से पंचमी एक ग्रुप, षष्ठी से दशमी दूसरा ग्रुप और एकादशी से पूर्णिमा तीसरा ग्रुप। इसमें जो क्रम चलता है वह शुभ, मध्यम और श्रेष्ठ, इस क्रम से चलता है। प्रतिपदा से लेकर पंचमी तक की तिथियां शुभ होंगी शुक्ल पक्ष में। ऐसे ही शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि से लेकर दशमी तिथि तक की जो तिथियां हैं 5, वो मध्यम होंगी। ऐसे ही शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक की तिथियां, जो 5 तिथियां हैं, वो पांचों तिथियां श्रेष्ठ हैं किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए। एक बात सबसे सरल और सबसे जबरदस्त सूत्र मैं आप सबको बता देता हूं कि आसमान में हमें चंद्रमा जितना ज्यादा देदीप्यमान दिखाई पड़ेगा, जितने बड़े आकार का दिखाई पड़ेगा, वो तिथियां उतनी ही ज्यादा अच्छी और उतनी ही बढ़िया, उतनी ही शुभ मानी जाएंगी। क्योंकि शुक्ल पक्ष का प्रारंभ अमावस्या के बाद से होता है। अमावस्या को चंद्रमा बिल्कुल आसमान में दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद कभी कभी तो अमावस्या के बाद प्रतिपदा को भी चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है, और द्वितीय तृतीया से तो दिखना निश्चित रूप से दिखाई पड़ता ही है, प्रतिपदा को भी दिखाई पड़ता है, कभी कभी की बात है। तो प्रतिपदा से लेकर पंचमी तिथि तक शुक्ल पक्ष में इसलिए अशुभ माना गया है क्योंकि आसमान में चंद्रमा का आकार जो है वो बहुत छोटा दिखाई पड़ेगा। नगण्य रूप, आप चित्र में देख सकते हैं यहाँ कि कितना चंद्रमा का छोटा आकार दिखाई पड़ रहा है। लेकिन षष्ठी से दशमी तक की तिथि में चंद्रमा का आकार थोड़ा सा बढ़ेगा, तो तिथि क्या हो जाएगी, अशुभ से मध्यम हो जाएगी। ऐसे ही जब हम एकादशी से पूर्णिमा की ओर बढ़ेंगे तो लगातार चंद्रमा बढ़ता जाएगा, आकार बढ़ेगा और सुंदर देदीप्यमान होगा, तो वह तिथियां श्रेष्ठ हो जाएंगी। अब हम लोग कृष्ण पक्ष की तिथियों में आते हैं। कृष्ण पक्ष में भी 15 तिथियां हैं। तो कृष्ण पक्ष की जो 15 तिथियां हैं, प्रतिपदा से पंचमी, वो शुभ होती हैं। यहाँ क्रम उल्टा चलता है, पहले 5 दिन शुभ,
अगली 5 तिथियां मध्यम और अंतिम 5 तिथियां सबसे ज्यादा अशुभ होती हैं, क्योंकि कृष्ण पक्ष का प्रारंभ कब से होगा? पूर्णिमा के बाद से। पूर्णिमा के बाद से चंद्रमा घटना शुरू करेगा, तो पूर्णिमा को पूर्ण चांद होता है और प्रतिपदा को थोड़ा पूर्णिमा से कम उसका आकार रहेगा, द्वितीया को थोड़ा कम आकार रहेगा, पर चंद्रमा का आकार बड़ा ही दिखाई पड़ेगा। इसलिए जो पहले 5 दिन हैं कृष्ण पक्ष के वो शुभ होते हैं, बीच के षष्ठी से दशमी तक के जो 5 दिन हैं वो मध्यम होते हैं, और अंतिम जो 5 दिन हैं जिनमें चंद्रमा का आकार घटते घटते बिल्कुल क्षीण हो जाता है और अमावस्या को तो चंद्रमा दिखता ही नहीं है, वो तिथियां जो है अशुभ कही गई हैं। अब हम आते हैं ये जो ज्ञान है, यह जो बात है, यह जो सूत्र है, उसको हम नंदा भद्रा आदि जो तिथियों के वर्गीकरण हैं उनमें कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए, यह तिथियों का फल है। नंदा तिथियां कौन कौन सी हैं? प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी। यह तीनों तिथियां, नंदा का अर्थ होता है आनंद देने वाली, आनंदकारिका। तो जो नंदा तिथियां हैं, आनंद देने वाली हैं, वो क्या दोनों पक्षों की नंदा तिथियां एक जैसा फल करेंगी? ऐसी बात नहीं है। इसलिए तो वह सूत्र बताया गया है, उसी के आधार पर हम नियम यहां पर घटित करेंगे। शुक्ल पक्ष की जो नंदा तिथि है प्रतिपदा, वह अशुभ फल देने वाली है, जबकि कृष्ण पक्ष की नंदा तिथि क्या होगी? शुभ फल प्रदान करेगी। ऐसे ही शुक्ल पक्ष की जो षष्ठी तिथि है और कृष्ण पक्ष की जो षष्ठी तिथि है वो मध्यम फल प्रदान करेगी, और शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है वो शुभ होगी और कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि है वो अशुभ होगी। अब हम आते हैं भद्रा तिथियों पर। भद्र का अर्थ होता है कल्याण और भद्रा का अर्थ होता है कल्याणकारी। स्त्रीलिंग में भद्रा शब्द का प्रयोग होगा। तो भद्रा में कौन कौन सी तिथियां हैं? द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि अशुभ होगी, कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि शुभ होगी। दोनों ही पक्षों की सप्तमी तिथि मध्यम फल प्रदान करेगी। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि शुभ होगी, कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि अशुभ होगी। अब हम आते हैं जया तिथियों पर। जया का अर्थ होता है विजय प्रदान करने वाली। स्त्रीलिंग स्त्रीत्व विवक्षा में जया शब्द का प्रयोग होगा। तो इसमें भी 3 तिथियां हैं, तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि अशुभ होगी, कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि शुभ होगी। अष्टमी तिथि, दोनों ही पक्षों की अष्टमी तिथि मध्यम होगी और दोनों ही पक्षों की त्रयोदशी तिथि शुक्ल पक्ष में शुभ और कृष्ण पक्ष में अशुभ कही जाएंगी। यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ लिखा तो गया है कि अष्टमी तिथि मध्यम फल देने वाली है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि पर्व की जो तिथियां हैं, 3 तिथियों को पर्व तिथि कहा गया है। यहाँ पर्व का मतलब पर्व त्योहार वाला पर्व नहीं है। पर्व शब्द का अर्थ होता है गांठ, जहां ज्वाइंट हो रहा हो, ऐसे स्थान को पर्व स्थान कहते हैं। तो तिथियों में यह जो गांठ है वह 3 स्थानों पर है, यह जो ज्वाइंट है वो 3 स्थानों पर है। कहाँ कहाँ? अष्टमी में, अमावस्या में और पूर्णिमा में। इसलिए इन तीनों तिथियों को पर्व तिथियां कहते हैं और ये तीनों ही तिथियां अशुभ मानी गई हैं। इसलिए अष्टमी तिथि का फल भी मध्यम न मानकर अशुभ मानना चाहिए, मध्यम केवल जानना चाहिए। अब हम आते हैं अगला जो हमारा वर्गीकरण है उस पर। हमारा अगला वर्गीकरण है रिक्ता तिथियों पर। रिक्ता तिथियां कौन कौन सी हैं? चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। यह जो वर्गीकरण है इसको समझने से पहले जो महत्वपूर्ण नोट मैंने दिया है उसको आप अच्छे से गांठ बांध करके मन मस्तिष्क में बिठा लीजिए। सभी रिक्ता तिथियां हमेशा ही अशुभ होती हैं, कोई भी रिक्ता तिथि शुभ नहीं होती है। एक ही शर्त है जब रिक्ता तिथि शुभ हो सकती है, वह शर्त मैं आगे आपको अभी थोड़ी देर बाद बताने वाला हूं। तो शुक्ल पक्ष को यहां जो शुभ अशुभ दिखाया गया है, चतुर्थी तिथि शुक्ल पक्ष की अशुभ होगी और कृष्ण पक्ष की शुभ होगी, वो सिर्फ तुलनात्मक रूप में है। अर्थात शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी है वो सबसे ज्यादा अशुभ है और कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि है वो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से कम अशुभ है, इसलिए यहां शुभ लिखा है। शुभ है इसलिए शुभ नहीं लिखा है, बल्कि ये शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की अपेक्षा शुभ है। ऐसे ही दोनों पक्ष की नवमी तिथि अशुभ है, मध्यम लिखा गया है। और ऐसे ही चतुर्दशी तिथि, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी जो है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की अपेक्षा शुभ है, यह समझना चाहिए। ऐसे सभी रिक्ता तिथियां अशुभ फल ही प्रदान करती हैं। रिक्ता तिथि में की गई यात्रा निष्फल होती है, दुर्घटनाग्रस्त आपको करा सकती है, सामान इत्यादि चोरी करा सकती है। रिक्ता तिथियों में किया गया विवाह निश्चित रूप से संबंध विच्छेद कराता है। रिक्ता तिथियों में
कोई कार्य किया गया, जो प्रारंभ हम कोई कार्य करते हैं अगर रिक्ता तिथि में, तो कार्य कुछ समय बाद निश्चित रूप से बंद हो जाएगा। यह सत्य है, व्यवहार में मैंने इसको हमेशा खरा पाया है। आगे देखते हैं, अगला हमारा वर्गीकरण है पूर्णा तिथियों पर। 3 तिथियां पूर्णा में आती हैं, पंचमी, दशमी और पूर्णिमा या अमावस्या। शुक्ल पक्ष की यदि पंचमी है वो अशुभ होगी, कृष्ण पक्ष की पंचमी शुभ मानी जाती है। दोनों ही पक्षों की दशमी तिथि मध्यम है, और शुक्ल पक्ष की जो अंतिम तिथि होती है वो पूर्णिमा कहलाती है, वो तो शुभ है ही, और कृष्ण पक्ष की जो अंतिम तिथि है वो अमावस्या कहलाती है, वो अशुभ है ही। अब यहां पर मैंने आपको कहा था कि पर्व तिथियों में 3 तिथियां आती हैं, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा। पूर्णिमा को भी मैंने अशुभ कहा है। आप कहेंगे यहाँ शुभ कह रहे हैं, नीचे नोट में आपने अशुभ लिखा है। आपको स्पष्ट समझना चाहिए, अति सर्वत्र वर्जयेत, ऐसा शास्त्र का ही आदेश है, ऐसा नियम कहा गया है। किसी भी चीज की अति वो कल्याण में बाधा उत्पन्न करती है। भोजन हमारे लिए अच्छा है, पर बहुत ज्यादा कर लें तो बदहजमी होगी, पेट खराब होगा। ऐसे ही चंद्रमा की अति व्यापकता, अति प्रकाश से परिपूर्ण होना, अति प्रकाशकत्वात् चंद्रमा पूर्णिमा के दिन अशुभ फल देने वाला हो जाता है। इसलिए पूर्णिमा तिथि को लेकर के शास्त्र में जब आप योग पढ़ेंगे ना, योग प्रकरण में जब आप योग पढ़ेंगे, जन्म कुंडली में जो योग बनते हैं उसमें जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक सूत्र आता है क्लिब योग का। क्लिब कहते हैं नपुंसक को। उसमें एक योग आता है कि चंद्रमा यदि सूर्य से 7वीं राशि पर स्थित हो तो व्यक्ति नपुंसक होता है। यह एक योग है। ऐसा कब हो सकता है? पूर्णिमा के समय ही ऐसा हो सकता है। कभी कभी चतुर्दशी के अंत में भी हो जाता है। पूर्णिमा में तो निश्चित रूप से होगा कि चंद्रमा सूर्य से 7वीं राशि पर हो। तो पूर्णिमा के कारण ही क्लिब योग बना कि नहीं बना। तो शास्त्रों का यह जो सिद्धांत है अति सर्वत्र वर्जयेत। अच्छा, व्यवहार में भी पूर्णिमा तिथि का जो फल लिया गया है, लिखा गया है शास्त्रों में, वह बताया गया है कि वो लोग अति आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस के कारण उनका नुकसान होता रहता है जो लोग पूर्णिमा तिथि को जन्म लेते हैं। तो पूर्णिमा के दिन जो कुछ कार्य करना है आपको पूर्णिमा के प्रारंभ में ही कर लेना चाहिए। पूर्णिमा के फर्स्ट हाफ में ही कर लीजिए, सेकेंड हाफ वाले समय को आप त्याग दीजिए, तो ही ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा अच्छा होगा। अब एक बहुत जबरदस्त सूत्र और फॉर्मूला हम लोग और जानने वाले हैं, वह है सिद्धा तिथि के रूप में। देखते हैं, नंदा तिथि यानी 1, 6, 11 प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी अगर शुक्रवार के दिन पड़ जाए तो सिद्धा तिथि होती है। चाहे वो किसी भी पक्ष की हो, शुभ ही होगी, कल्याणकारी होगी। सिद्धा का अर्थ होता है कल्याण करने वाली। भद्रा तिथि, भद्रा शब्द का अर्थ मैंने बताया था, कल्याण करने वाली तिथि है। कौन सी भद्रा तिथियां? कौन कौन सी भद्रा तिथियां हैं? 2, 7, 12, द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी। अगर उस दिन बुधवार पड़ जाए, उन तिथियों को, तिथि और वार का ऐसा योग बन जाए तो सिद्धा तिथि हो जाती है। उसके सभी दोष खत्म हो जाते हैं। जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के भेद से दोष बताए गए हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, और वो निश्चित रूप से आपके कार्य को सिद्ध करेगी। फिर जया तिथि। जया तिथि में कौन सी है? 3, 8, 13, तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी। वह 3 तिथियां यदि मंगलवार को आ जाएं तो निश्चित रूप से आपके सभी कार्य उस दिन सिद्ध होंगे। आप बेधड़क कोई कार्य उस दिन प्रारंभ कर सकते हैं। रिक्ता तिथि के बारे में आपको मैंने बताया था कि केवल एक ही शर्त है जब रिक्ता तिथि शुभ हो सकती है, वह शर्त यही है, अगर शनिवार के दिन चतुर्थी, चतुर्दशी या नवमी तिथि आ जाए शनिवार के दिन, तो वो सिद्धा हो जाने से शुभ होती है। उसका जो रिक्तत्व दोष है वो खत्म हो जाता है। ऐसे ही पूर्णिमा के संदर्भ में मैंने दोष बताया था, तो वो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आ जाएगा। पूर्णा तिथियां यानी पंचमी, दशमी और पूर्णिमा अगर गुरुवार के दिन आ जाएं तो उनके सभी दोष खत्म हो जाते हैं। पूर्णिमा वाला भी दोष खत्म हो जाता है और वो तिथि सिद्धा तिथि बन जाती है। सब प्रकार का कल्याण आपके लिए कर सकती है। आप बेधड़क बेझिझक कोई कार्य कर सकते हैं। एक बात मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए बताना चाहूंगा जो लोग फॉर्म इत्यादि भरते हैं, अगर आपको फॉर्म भरने के समय ये जया वाली, मंगलवार जया वाला योग मिल जाए, सिद्धा योग, आप बेधड़क होकर के उस दिन फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपकी तैयारी बेहतर है तो आपका भाग्य जरूर साथ देगा और आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो परीक्षा इत्यादि का फॉर्म भरने के लिए आप जया तिथि का चयन करें और मंगलवार के दिन जया तिथि मिल जाए तो क्या कहना है, जबरदस्त है। तो इन सब का अर्थ आप जानते ही हैं। रिक्त, जया का बता ही दिया विजय। रिक्ता के लिए कहते हैं कि रिक्त का अर्थ होता है खाली स्थान, ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक, खाली, रिक्त, और उसी में टाप प्रत्यय कर देंगे तो स्त्रीलिंग के लिए रिक्ता बन जाएगा। तो भाव अर्थ एक ही है, बस पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे तो रिक्त, स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे तो रिक्ता, जहां खालीपन हो, सुनापन हो। तो ऐसे ही चतुर्थी, नवमी या चतुर्दशी को जन्म जो लोग लेते हैं उनके जीवन में भी सुनापन का एहसास होता है। कमी कुछ न कुछ खलती है,
कोई भी चीज सर्वांग पूर्ण रूप से उनको नहीं मिलती है, कुछ न कुछ कमी उनके जीवन में रहती है। ऐसे ही रिक्ता तिथियों को अगर आपने यात्रा कर लिया, वह यात्रा पूरी नहीं होगी। आप जाएंगे जरूर, कार्य पूरा नहीं होगा, और अगर भाग्य ने साथ नहीं दिया तो दुर्घटना या चोरी वाली घटना भी आपके साथ हो सकती है। और पूर्णा का अर्थ होता है परिपूर्ण। पूर्णा तिथि को जो भी कार्य करेंगे वह सब कुछ परिपूर्ण होगा। इस प्रकार आज हमने तिथियों के एक वर्गीकरण को जाना कि 5 प्रकार का तिथियों का वर्गीकरण किस प्रकार का है। और हमारे जो चांद्र महीने हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद इत्यादि, उन सब में 30-30 तिथियां होती हैं। उनमें से कौन सी तिथियां किस कार्य के लिए उपयुक्त हैं, हमारे लिए उपयुक्त हो सकती हैं, किस कार्य में हम तिथि में कार्य करें वो हमारा कार्य सफल हो सकता है, इसके बारे में बहुत सरलता से आज हमने जाना है। आप इसको जरूर आजमाएं और अपने अनुभव, अपने विचार जरूर हमें कमेंट करके बताएं। हम फिर आपके पास उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ अगले ही दिन। हरि ओम।